नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी एक नई पहल TLP टेस्ट सीरीज जो RPSC स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र हिस्ट्री का ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इसका पहला जो टेस्ट लगा था वो 17 अगस्त 2023 को लगा था। इस टेस्ट सीरीज की खास विशेषता ये है कि इसमें आपको हर 7 दिन से एक टास्क दी जाती है और हर 7 दिन से एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। जैसे पहले टेस्ट में हमने 2 टॉपिकों की टास्क दी थी और 2 टॉपिकों की हमने 70 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया था। और इस टेस्ट में हमने आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस टेस्ट में शामिल किया है। और इस टेस्ट सीरीज की खास विशेषता यह है कि इस टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन की एक व्याख्या दी गई है। ठीक है साथियों, व्याख्या के सहित इसको समझाया गया है, किस तरह से क्वेश्चन हल किया है। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ इसके आसपास के क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब अपन शुरू करते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस तरह से इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था वह कहलाता है, तो वह प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। जबकि यह क्वेश्चन इस तरह से आता कि इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान था वह काल कौन सा था? तो वह काल आद्य ऐतिहासिक काल था। ठीक है साथियों, जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसके लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई लिपि है उसे हम पढ़ नहीं पाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो बुस्ट्रोफेंडम थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ? तो होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका से हुआ था। सबसे प्राचीन जो होमिनिडो था उसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सबसे प्राचीन होमिनिडो का जीवाश्म था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में प्रोफेसर प्राइमरोज के द्वारा वर्ष 1842 में एक पॉलिशदार चाकू व बाणागर की खोज की थी? तो साथियों, कर्नाटक राज्य में प्राइमरोज के द्वारा पॉलिशदार चाकू व बाणागर की खोज की थी। यह भारत में मिले प्रथम साक्ष्य थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अठारह में किस विद्वान ने मद्रास के पलवरम में एक हस्तकुंठार हैंडक्स की खोज की? ये ओल्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ये औजार पहला पाषाणकालीन औजार था। रॉबर्ट ब्रूसफुट इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्राक ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्राक ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी प्री व प्रोटो हिस्ट्री एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी रॉबर्ट ब्रूसफुट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने भागों में बांटा? तो इनको 78 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 78 भागों में बांटा था। 41 जो पॉलिशदार औजार थे, 41 औजार तो कैसे थे? जिनकी पॉलिश की गई थी, और जो 37 औजार थे वो भद्दे औजार थे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा 1950 ईस्वी में प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत में असिलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो साथियों इसका सही जवाब है अतिरंपकम से भारत में असिलियन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो असिलियन संस्कृति इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास संस्कृति नाम देने वाले विद्वान थे कृष्णा स्वामी। कौन थे? कृष्णा स्वामी के द्वारा इसे मद्रास संस्कृति नाम दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति है तो साथियों एबी वैली यूरोप की सबसे प्राचीन पाषाण औजार संस्कृति है। एबी वैली संस्कृति जो थी इसमें लंबे हस्त कुठार मिले थे, चौड़े थे और वजन में भारी थे, बेडोल थे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो साथियों इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में सबसे प्राचीन सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर अपन ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन व बड़ा मंडल है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त यानी श्लोक है। ठीक है साथियों, इसके अलावा यजुर्वेद की अपन चर्चा करें तो यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया वेद यानी गद्य पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा जो वेद बचता है, जो चौथा वेद बचता है वह सामवेद, जिसे भारतीय संगीत शास्त्र से संबंधित माना जाता है। ठीक है साथियों, अथर्ववेद में ही जादू टोने का उल्लेख मिलता है, काला जादू का उल्लेख भी किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चापर चोपिंग संस्कृति का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है सोहन नदी। सोहन नदी के किनारे चापर चोपिंग संस्कृति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। किस संस्कृति का? चापर चोपिंग संस्कृति का। इसके जो विद्वान थे टेरा पीटरसन। कौन? टेरा पीटरसन। टेरा पीटरसन ने सोन नदी में पूर्व पाषाण काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का बताया था। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पाषाणकालीन स्थल था जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे भीमबेटका पुरातात्विक स्थल प्रसिद्ध था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः थे? तो साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम मुद्रा शास्त्री थे। क्या थे? मुद्रा शास्त्री थे। ठीक है साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एएसआई की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान से निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य नहीं मिले? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका सही जवाब? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से पुरापाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य नहीं मिले थे। अगर इसकी थोड़ी सी अपन व्याख्या करें ईसामपुर की, ईसामपुर का जो क्षेत्र था ये कर्नाटक में स्थित था। कहां पर स्थित था? कर्नाटक में। आपसे भी पूछा जा सकता है ईसामपुर पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित था? तो ये कर्नाटक में स्थित था। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये हुसंगी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी किनारे? हुसंगी। यहाँ से औजार निर्माण का केंद्र मिला। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐहोल प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो ऐहोल जो प्रशस्ति थी इसके लेखक थे रवि कीर्ति। और इस प्रशस्ति का जो संबंध था वो था पुलकेशियन सेकंड से। इसी अभिलेख में हमें सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। किस जाति का? गुर्जर जाति का।
और इसका संबंध किससे था? पुलकेशियन सेकंड से था। पुलकेशियन सेकंड से इसका संबंध था और इसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति थे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोहन संस्कृति का पितामह किसे माना जाता है? तो साथियों, सोहन संस्कृति का जो पितामह है वो माना जाता है डी.एन. वाडिया को। डी.एन. वाडिया सोहन संस्कृति के पितामह थे। सोहन संस्कृति का सर्वप्रथम सोहन संस्कृति जो शब्द था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1936 में। किसके द्वारा? एच.डी. टेरा के द्वारा। किसके द्वारा? एच.डी. टेरा के द्वारा 1936 में सोहन संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोहन संस्कृति में कितनी वेदिकाएं मिली? तो साथियों, इसमें 5 वेदिकाएं मिली थी और सबसे प्राचीन जो वेदिका थी वो थी प्रथम। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चापर चोपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वह H.L. मोवियस के द्वारा चापर चोपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगर थोड़ी सी अपन बात करें तो H.D. सांकलिया ने सोन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुंठार प्राप्त किए थे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंपू शैली में लिखा अभिलेख कौन सा है? तो चंपू शैली में जो अभिलेख लिखा गया था वो लिखा गया था जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया था। जूनागढ़ जो अभिलेख था ये गिरनार अभिलेख भी कहते हैं इसे। ये गुजरात में स्थित था और इसका जो संबंध है ये शक शासक रुद्र सिंह यानी रुद्रसेन भी इसको बोलते हैं, रुद्रदामन या इसे रुद्रदामन भी कहते हैं। तो शक शासक रुद्रदामन से संबंधित था और इसी लेख में जो सुदर्शन झील थी, कौन सी झील? सुदर्शन झील का उल्लेख भी हमें किस झील से मिलता है? जूनागढ़ झील का वर्णन भी इस जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और ये किस शैली में था? चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व विरासत सूची में शामिल भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो साथियों, भीमबेटका जो पुरातात्विक स्थल था इसकी खोज की गई थी V.S. वाकणकर के द्वारा। किसके द्वारा? V.S. वाकणकर के द्वारा। भीमबेटका में प्रथम मानव गुफा चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। गुफा जो शैलाश्रय हैं इनके चित्र हमें कहां से मिलते हैं? भीमबेटका से मिलते हैं। भीमबेटका कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में सोन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं? यानी सोन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है चित्तौड़गढ़ से। कहां से मिले हैं? चित्तौड़गढ़ से हमें मिलते हैं। हस्तकुंठार संस्कृति को क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो साथियों, नवपाषाणकालीन जो स्थल नहीं है वो है बागोर। कौन सा स्थल? बागोर। बागोर जो स्थल है ये भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर जो सभ्यता थी इसकी खोज V.N. मिश्र के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष किस पाषाणिक स्थल से मिले? तो साथियों, ये बागोर पुरातात्विक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बागोर को? महासतियों का टीला। महासतियों का टीला भी कहा जाता है। इसका उत्खनन 1966-67 में V.N. मिश्र के द्वारा किया गया था और यह भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल था। कैसा स्थल था? मध्य पाषाणकालीन
स्थल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि यहाँ पर गुप्त कराल है, गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन करते थे और यहाँ गर्तवास में आवास मिले, यानी खड्डे में क्या बने हुए हैं, मकान बने हुए मिले हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता थी, इन सभ्यता के लोगों को पत्थर के बांध बनाने का ज्ञान था। यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में स्थित है वर्तमान में, लेकिन पहले ये नीम का थाना सीकर में स्थित थी। अब ये नीम का थाना नया जिला बन गया, तो वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनासियन बुल की मूर्ति किस सभ्यता स्थल से मिली? किसकी बात करें? बनासियन बुल की। तो ये सभ्यता स्थल से किस सभ्यता स्थल से मिली थी? तो इसका सही जवाब है आहड़ से मिली थी। कहां से मिली थी? आहड़ से बनास्य जो बुल है इसकी मूर्ति मिली थी। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन चर्चा करें तो आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर में आयड नदी के किनारे स्थित है। इसे तांबुवती सभ्यता भी कहा जाता है। यहां से तांबे की अनेक वस्तुएं मिली थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सभ्यता स्थल से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल था। इसकी प्रमुख विशेषता थी कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियां जो होती है इसे युक्त मकान और चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग के लिए प्रसिद्ध था मेहरगढ़। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सभ्यता स्थल से नवपाषाण कालीन के साथ ताम्र व लोह कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा यूपी में स्थित है। कहां पर? यूपी में। और ये बेलन घाटी में स्थित है। किस घाटी में? बेलन घाटी में कोल्डी हवा स्थित है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी भारत में महापाषाण कालीन समाधियों कब्रों की खोज किसने की थी? तो साथियों, इसका सही जवाब है वीडी कृष्णा स्वामी के द्वारा दक्षिणी भारत में महापाषाण कालीन समाधियों कब्रों की खोज की गई थी। राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष अरावली से प्राप्त होते हैं। कहां से? अरावली पर्वतमाला के से महापाषाण कालीन जो संस्कृति इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सभ्यता स्थल से सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है? यानी किस सभ्यता स्थल से सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है गुनगेरिया से। कहां से? गुनगेरिया से। और गुनगेरिया कहां पर स्थित है? तो गुनगेरिया मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कायथा स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो कायथा जो स्थल था इसका उत्खनन किया था वी.एस. वाकणकर ने। किसने? वी.एस. वाकणकर के द्वारा कायथा जो स्थल था इसका उत्खनन किया गया था। कायथा मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल था, इसलिए इसे कायथा संस्कृति कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
जारवे संस्कृति किस नदी किनारे पनपी? जारवे की जो संस्कृति थी ये किस नदी के किनारे पनपी थी? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे जारवे संस्कृति पनपी थी। जारवेन नामक जो स्थल था इसकी खुदाई एच.डी. सांकलिया व शांताराम भालचंद्र देव के निर्देशन में हुई थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ताम्रपाषाणिक संस्कृति नहीं है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है ताम्रपाषाणिक संस्कृति नहीं है तो महापाषाण संस्कृति नहीं है। महापाषाण संस्कृति प्रायद्वीपीय भारत में पनपी थी। किस भारत में? प्रायद्वीपीय भारत में पनपी थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब है साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है। किस नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। और जोधपुरा जो सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो साथियों भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख जो मिलता है, उल्लेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये कलिंग शासक खारवेल का है। किसका है? खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक के समय सर्वप्रथम सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली बार सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ था। मौर्य काल में मुद्रा एवं टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था, जबकि जो मुद्रा का परिरक्षण करने वाला जो अधिकारी था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप दर्शक। रूप दर्शक किसे? जो परीक्षण करता था। जबकि जो मुद्रा का अध्यक्ष था उसे लवणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां से मिला? तो साथियों ये बयाना से मिला था। कहां से मिला था? बयाना से। जबकि रेड जो है इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में जो यज्ञ करने वाला पुरोहित है उसे होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। जबकि यजुर्वेद में जो यज्ञ करने वाला होता है वो अधर्वर्य होता है। क्या होता है? अधेवर्य। इसके अलावा सामवेद में यज्ञ करने वाला उद्गाता कहलाता है और अथर्ववेद में यज्ञ करने वाला ब्रह्मा कहलाता है और ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला होत्री कहलाता है। ये चारों वेदों के यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ये ओल्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो है विश्वामित्र। तीसरा जो मंडल है में विष्णु अग्नि की स्तुति तथा सातवें मंडल में पुष्ण की स्तुति, दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति की गई है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असंगत है वेद और उपनिषद। ऋग्वेद ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय, सामवेद तांडव अद्भुत और अथर्ववेद गोपथ और जैमिनीय। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अथर्ववेद गोपथ जैमिनीय। जबकि इसका जो सही शब्द है वह जैमिनीय सामवेद का आरण्यक व उपनिषद है। किसका? सामवेद का। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ये ओल्ड एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं वो है आरण्यक। कौन है?
आरण्यक। उपनिषद जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप, यानी समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर विद्या सीखना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उप का मतलब समीप, निषद का मतलब बैठना। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य काम जाबाल की कथा का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो साथियों, छांदोग्य उपनिषद में सत्य काम जाबाल की कथा का उल्लेख किया गया है। इस कथा में अनव्ययी मां होने के लांछन को चुनौती देती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सूत्र साहित्य का भाग नहीं है। सूत्र साहित्य का जो भाग नहीं है वो है छंद। क्या है? छंद सूत्र साहित्य का भाग नहीं है। छंद 6 वेदांगों में से एक वेदांग है। छंद क्या है? वेदांग है, जबकि ऊपर क्या दे रखे हैं? तीनों ये सूत्र साहित्य है। ठीक है साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है। तो साथियों, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण है। ठीक है साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या करें तो सबसे पहले लिंग जो पूजा होती है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुत्त पिटक को। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। कितने पिटक है? 3 पिटक है। विनय पिटक में जो भिक्षु भिक्षुणियां होती है बौद्ध धर्म की, उनके नियमों का संकलन किया गया है, जबकि जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के दर्शनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जैन साहित्य को कहा जाता है। तो साथियों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में कुल 42 आगम है। कितने आगम है? 42 आगम है। 12 अंग है इसमें। 12 क्या है? अंग है। 42 आगमों की अपन बात करें तो 12 अंग है इसमें, 12 उपांग है, 10 परिकिरण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और अनुयोग सूत्र हैं तथा नंदी सूत्र भी इसमें आते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नाटक में पहली बार मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया है? तो किस नाटक में बनाया गया है? साथियों, मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, इस नाटक में पहली बार मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया है। मृच्छकटिकम नाटक क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? क्षेमेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने लिखा था मृच्छकटिकम। ठीक है साथियों, मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? तो साथियों, ह्वेनसांग को, किसको? ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और ये 16 वर्षों तक भारत रहा। कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। किस साम्राज्य में? वर्धन वंश के समय आया था। इसे ही प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कर सका है। इनका जो यात्रा विवरण था वो सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। ये यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी गई।
ये कथन किस विद्वान का है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है जस्टिन। जस्टिन के द्वारा यह कथन कहा गया है कि सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंक एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन चर्चा करें तो जस्टिन ने सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जस्टिन ने लिखी थी। स्ट्रेबो ने डायमेकस को सबसे झूठा तथा दूसरा सबसे झूठा मेगस्थनीज को बताया था। किसने? डायमेकस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इजी सा क्वेश्चन है, मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है साथियों, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और ये 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न से कौन सा चीनी यात्री नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा था? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह इत्सिंग। इत्सिंग चीनी यात्री जो नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा था। ठीक है साथियों, इत्सिंग समुद्री मार्ग से भारत आया था और समुद्री मार्ग से ही वापस लौट गया था। तो समुद्र टू समुद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मार्को पोलो पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय भारत आया था। मार्को पोलो 1288 में चीन के मंगोल शासक कुबलाया खान के दरबार में भी गया। मार्को पोलो रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला संभवतः प्रथम यूरोपियन यात्री था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है डायमेकस। सही जवाब क्या है? डायमेकस। मौर्य शासक बिंदुसार ने डायमेकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं, मीठी अंजीर, शराब और दार्शनिक। दार्शनिक देने से मना कर दिया था। किसने? एंटियोकस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुलवा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों दुलवा जो नामक नाटक था इसकी रचना लामा तारानाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लामा तारानाथ के द्वारा। तिब्बत का बौद्ध लेखक था बौद्ध तारालामा। इसने कंग्यूर और मंग्यूर नामक 2 ग्रंथ भी लिखे थे। कैसे? कंग्यूर और मंग्यूर ये ग्रंथ भी किसके हैं? तो लामा तारानाथ के, ये तिब्बती लेखक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुत्त पिटक को कितने निकायों में बांटा गया है? तो सुत्त पिटक की अपन चर्चा करें तो सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया। कितने निकायों में? 5 निकायों में। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये 5 निकाय हैं किसके? सुत्त पिटक के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। ठीक है साथियों, तो 7 कांड किसमें है? रामायण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो साथियों इसका जो सही जवाब है तो ऋग्वेद में 9 मंडल है। यहां पर 10 ऑप्शन में नहीं है तो 9 सही होगा। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। पहला व 10वां मंडल, पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये क्षेपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षेपक कहलाते हैं।
बाद में जोड़ा गया मंडल क्या कहलाता है? क्षेपक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक कलचित्र कला के लिए प्रसिद्ध है? ओल्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही जवाब है भीमबेटका। ये प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर? एमपी के रायसेन जिले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये ओल्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों एचडी सांकलिया के द्वारा नवादा टोली का उत्खनन किया गया था। नवादा टोली एमपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? एमपी। एमपी में किस जिले में? इंदौर जिले में। ठीक है साथियों, तो इंदौर में ये नवादा जो टोली है पुरातात्विक स्थल वो स्थित है। इसकी खोज एचडी सांकलिया के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ये ओल्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही जवाब है थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन। कोपेनहेगन जो संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है? तो डेनमार्क में स्थित है। कहां पर स्थित है? डेनमार्क में स्थित है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सही सुमेलित है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है तो ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं। ठीक है साथियों, उतनूर की प्रमुख विशेषता यहां से राख के चूल्हे के ढेर मिले हैं। यहां पर एक क्षेत्र अपन बात करें उतनूर की, तो उतनूर से राख के जो ढाल टीले हैं वो मिले। राख के ढेर कहां से मिले? उतनूर से मिले। बुरझोम से गर्तावास मिले। कलडोआ से धान के अवशेष मिले। मेरगढ़ से प्राचीनतम व नवपाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य मिले। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अश्वमेध यज्ञ का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? साथियों किस अभिलेख से अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? साथियों इसका सही जवाब है अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख शासक धनदेव का है। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिलता है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो साथियों हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक था जिसने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसका? वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख किसमें मिलता है? बोगजगई अभिलेख में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब है V.A. स्मिथ। दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। इस बुक में प्राचीन भारत को सुव्यवस्थित इतिहास मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक मौर्य का नाम अशोक नहीं मिलता? तो साथियों मानसेरा जो अभिलेख है इसमें अशोक मौर्य का नाम अशोक नहीं मिलता है। इसका नाम अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। मानसेरा जो अभिलेख है ये पाकिस्तान में स्थित है। किस लिपि में लिखा गया है? तो ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था? तो साथियों इसका जो सही जवाब है तो कौड़ियों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? कौड़ियों का। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन चर्चा करें गुप्त काल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चंद्रगुप्त ने जारी की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार जो
स्वर्ण मुद्राएं थी वो जारी की थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन झोपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? साथियों, प्राचीन जो झोपड़ियां थी उनका उल्लेख हमें पेशरा से मिले। किससे मिले? पेशरा से मिले हैं। झोपड़ी का विस्तृत लक्ष्य है चौपानी मुंडों से प्राप्त हुआ है, यानी विस्तृत साक्ष्य कहां से मिले? चौपानी मुंडों से। ठीक है साथियों, चलते इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब है आहड़ से लोहे का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। भारत में लोहा का प्राचीनतम प्रमाण अंतरजी खेड़ा यूपी से मिलता है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अपन चर्चा करें तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नाम मात्र के शुल्क से। इसका द्वितीय जो टेस्ट हुआ था वो 23 अगस्त को हुआ था और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर इस टेस्ट सीरीज में भारी छूट दी गई है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से द लर्नर पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज से आप नाम मात्र का शुल्क देकर जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।